यूपी बोर्ड। थर्ड चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री का परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आज उसके बारे में हमें पढ़ना है। परमाणु जो कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है, लेकिन आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कि इससे भी सूक्ष्मतम कण है, आगे के कक्षाओं में आपको पढ़ना है। तो अभी तो हम फिलहाल परमाणु के बारे में ही बात करते हैं। तो परमाणु क्या है? महान भारतीय दार्शनिक एवं संत महर्षि कणद, कणद या इन्हें कणाद भी कहा जाता है, विश्व के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पदार्थ की अविभाज्यता के बारे में बताया था। उन्होंने ही बताया था कि पदार्थ जिन सूक्ष्म एवं अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है उसे हम परमाणु यानी एटम कहते हैं। परमाणु का अर्थ होता है परम धन अणु। परम मतलब होता है अति और अणु मतलब होता है सूक्ष्म कण, यानी जो सबसे सूक्ष्म कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। अतः पदार्थ के अति सूक्ष्म कण को ही क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है अथवा परम कण कहा जाता है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिक्स तथा ल्यूसिपिसस का भी इन कणों के बारे में यही विचार था जो कि महर्षि कणाद ने कहा था। जब हम पदार्थों को विभाजित करने जाएं तो अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाता। ऐसे समझ लीजिए कि चलिए एक बाल का टुकड़ा लीजिए, उससे बेटर है कि एक बालू का टुकड़ा लीजिए, एक छोटा सा पार्टिकल जो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, और आप उसके टुकड़े करते जाइए। एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो टुकड़ा उससे छोटा नहीं हो सकता है। वही आखिरी जो टुकड़ा होगा जिससे छोटा आप कर ही नहीं पाएंगे उसे हम क्या कह देंगे? परमाणु कह सकते हैं। यही बात उन्होंने की कि तथा इन अविभाज्य कणों को ही क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। और परमाणु बताया गया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, यानी उन्हें उससे छोटा कोई कण नहीं बनाया जा सकता। सबसे छोटा कोई अगर कण है किसी पदार्थ के अंदर तो वो है परमाणु। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम को पढ़ते हैं। पदार्थों का निर्माण विभिन्न परमाणु अथवा अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है। ये अभिक्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। अगर आप कभी भी रासायनिक के पदार्थों के जब निर्माण करेंगे तो उनके परमाणुओं तथा अणुओं के बीच में अभिक्रिया होती है और इसे रासायनिक संयोजन की अभिक्रिया कहा जाता है। इसके फलस्वरूप इस पे कुछ नियम आधारित हैं। इस नियम के बारे में पढ़ते हैं। वे नियम जिनके आधार पर विभिन्न तत्व अथवा यौगिक परस्पर संयोग करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम कहलाते हैं। तो कोई भी पदार्थ, अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जैसे मान लीजिए कागज आपके पास है और आपने उसे जला दिया, जलाने के बाद कागज था और उसके बाद राख आपको प्राप्त हुई, लाइट भी प्राप्त हुई और धुआं भी प्राप्त हुआ। तो ये जो नए पदार्थ बने हैं इससे संयोग करने के कुछ नियम बनाए गए और उस नियम को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। यह है तो टोटल 5 प्रकार के, प्रमुख 5 प्रकार के हैं, लेकिन आपको कक्षा 9 के लिए सिर्फ 2 ही प्रकार जानना है। पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। सिर्फ यही 2 नियम आपके कक्षा 9 के लिए हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा द्रव्य की अविनाशिता के नियम के बारे में बात करते हैं। क्या है ये नियम? इस नियम का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक एलवी लोमोनोसोव यानी एलवी लेवोसिये ने क्या किया कि रासायनिक विज्ञान का अगर पिता की बात करेंगे तो हम लेवोसिये को ही मानते हैं। तो एलवी लोमोनोसोव ने क्या किया कि सन 1756 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था तथा इसकी पुष्टि लेवोसिये तथा लेडोल्ट, यही वो लेवोसिये हैं जो रसायन विज्ञान के पिता कहलाते हैं, लेवोसिये तथा लेडोल्ट ने की थी। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। क्या अनुसार है कि द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य अविनाशी है मतलब द्रव्य का हम विनाश नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। द्रव्य अविनाशी अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अगर कभी भी द्रव्य की अविनाशिता के संरक्षण का नियम पूछा जाए, ऊर्जा के संरक्षण का नियम आपसे पूछा जाए तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि ऊर्जा को न तो, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के पश्चात निर्मित पदार्थों के कुल द्रव्यमान के
बराबर होता है। चलिए इस बात का हम प्रतिपादन करते हैं सामाजिक तौर पर और रासायनिक तौर पर। सामाजिक तौर पर इसका प्रतिपादन ऐसे करेंगे कि मान लीजिए आपके पास 2 किलो दूध है और आपने जब दही जमाया तो क्या दही 3 किलो हो जाएगा? क्या दही 1.5 किलो हो जाएगा? दही कितना होगा? 2 किलो ही होगा। तो ये सामाजिक तौर पर हमने बात की। अब आप पनीर फाड़िए, दूध है 2 लीटर और 2 लीटर का पनीर जब फाड़ेंगे आप तो 2 लीटर का अगर दूध है तो पनीर और लीटर मतलब ऐसे कहिए 2 किलो दूध है। 2 किलो अगर दूध है तो 2 किलो दूध का अगर आप पनीर फाड़ते हैं तो पनीर और प्लस पनीर का पानी मिलाकर के क्या 3 किलो हो जाएगा? नहीं। क्या पनीर और पानी उसका मिलाकर के 1.5 किलो हो जाएगा? नहीं होगा, वो 2 किलो ही। पानी बस उसका अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। ये मत समझिए कि पनीर को अलग करके पनीर 2 किलो में हम सिर्फ 1 पाव पनीर पाया, नहीं, पानी भी तो उसका उसी में होता है। दोनों को आप वजन करेंगे तो अपक्रिया के पश्चात न तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न ही अपक्रिया से पहले। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपने दूध का ही उदाहरण हमने रासायनिक तौर पर लिया है, चूंकि यह सामाजिक तौर पर मैंने आपको उदाहरण दिया। अब हम आते हैं रसायन के तौर पर। रसायन के तौर पर अगर हम आ जाएं तो रसायन में मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके विषय में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है पानी। तो यह जो पानी बनता है, अब इस पानी को जब हम बैलेंस करेंगे तो ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम मान के चलिए, एक होता है, 1 यूनिट होता है, 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। अभी हमको इसी में बात करना है, हम निकालेंगे आगे देखेंगे। तो 2 का हो गया 2 और 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32 हो गया, 32। और यहां ध्यान दीजिए तो यहाँ 2 दूनी कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन के लिए 4, एक हाइड्रोजन का हमारा कितना है? 1 यूनिट होता है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हो गया। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन के लिए 2 और 16 इसका, 16 और 2 18 और 18 दूना 36, इधर भी 36 और इधर भी 36। ये केमिकल तौर पर इसके वजन क्या है? सेम है। तो इसे हम रसायन के तौर पर हमने इसका यूज कर लिया। इसके विषय में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हमें परमाणु और यौगिकों के द्रव्यमान निकालने हैं, इसके विषय में यहाँ पढ़ा जाएगा। अब आते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 में किया था। इनके अनुसार क्या कहते हैं जोसेफ प्राउस्ट? प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, आप भौतिक विधि से बनाए, रासायनिक विधि से बनाए, चाहे किसी भी विधि से आपने बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। यानी तत्वों का जो भी द्रव्यमान होगा वो फिक्स रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। चाहे आप थोड़ा बनाइए, चाहे बहुत ज्यादा बनाइए या एकदम कम बनाइए, अगर उसका एक अणु भी ले रहे हैं तो भी अनुपात उतना ही रहेगा, और 100 करोड़ अगर अणु ले रहे हैं तो भी अनुपात उतना ही रहेगा। यही बात की गई। जैसे यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात ले लीजिए। चलिए इसको हम आपको केमिकली समझाते हैं। यह H2O है। हाइड्रोजन परमाणु का एक अणु होता है तो 2 परमाणुओं के लिए इसका वजन कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है वजन? 16 MU होता है। तो 2 और 16 जब हम आप इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 × 2 2 8 16। तो इसका रेशियो कितना आएगा? 1:8 आएगा क्या? अब आप 1:8 जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो किस अनुपात में जुड़ेगा? 1:8 के ही अनुपात में जुड़ेगा, वो किसी और अनुपात में जुड़ ही नहीं सकता। यही स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात यानी इनका अनुपात स्थिर रहता है। पानी आप 2 लीटर बनाएंगे तो भी यही अनुपात रखेंगे, अनुपात रहेगा। एक बिंदु बनाएंगे तो भी पानी का अनुपात यही रहेगा, और पूरी एक समुद्र बना देंगे तो भी उनका अनुपात निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो भी अनुपात हमेशा इतना ही आएगा। जैसे यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, जल का स्रोत केमिकली हो, जैसे हम लैब में बनाए हो पानी, जल का स्रोत बारिश के द्वारा हो, चाहे जल का स्रोत हमारा समुद्र हो, जल का स्रोत हमारा नल हो, जल का स्रोत हमारे नीचे बोरवेल की पाइप हो, कहीं से भी अगर आप जल बनाएंगे तो उनका जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:8 ही होगा। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन कराया जाए तो 9 ग्राम जल, टोटल कितना ग्राम जल हो गया? 8 और 1 मिला के 9 हो गया ना। एक यूनिट हाइड्रोजन है और 8 यूनिट ऑक्सीजन मिला के 9 यूनिट हो गया। तो 9 यूनिट का जब भी आप अपघटन कराएंगे तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम
ऑक्सीजन मिलेगा, और 1 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो 9 ग्राम क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। यही स्थिर अनुपात का, ये कभी बदलेगा ही नहीं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणुओं पर आधारित अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा? डाल्टन के अनुसार द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, कुछ भी हो, छोटे छोटे अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें ही हम परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के सिद्धांत की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। डाल्टन ने क्या कहा था वो निम्नलिखित है। सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और वही बात महर्षि कणाद ने भी हजारों साल पहले यह बात कह दी थी। अतः परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है, जिसको किसी भी रसायन अथवा भौतिक विधि द्वारा, क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सकता, तथा ये रासायनिक क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं, इन्हें न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? परमाणु अविनाशी हैं। तत्व, एक तत्व के परमाणु का आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण एक दूसरे के समान होते हैं तथा इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कोई सोडियम है, सोडियम के अंदर 4 परमाणु हैं, तो है तो सोडियम के ही परमाणु ना, तो सोडियम के उन चारों परमाणुओं के अंदर चारों के गुण समान होंगे, चारों का वजन समान होगा, चारों का आकार समान होगा और चारों के रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। लेकिन वहीं एक ऐसा काम कीजिए कि एक सोडियम का परमाणु लीजिए और एक हाइड्रोजन का परमाणु लीजिए, क्या उन दोनों का आकार समान होगा? नहीं। क्या उन दोनों का रासायनिक गुणधर्म समान होगा? नहीं। क्या उन दोनों के द्रव्यमान समान होंगे? नहीं। क्योंकि वही हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जुड़ करके दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बना देता है, हाइड्रोजन साइनाइड। और वही अगर हाइड्रोजन पानी ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके जीवन बना देता है, यानी जल बना देता है, तो वही हाइड्रोजन दोनों का अलग अलग गुण के साथ कॉम्बिनेशन रखते हैं। प्रत्येक तत्व का अपना अलग अलग गुण होता है, प्रत्येक तत्व का अपना अलग अलग परमाणु होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु का आकार, द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुण क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से भिन्न है, हाइड्रोजन का कार्बन से भिन्न है। यानी टोटल अब तक आपके 118 तत्व खोजे गए हैं और एक तत्व का किसी दूसरे तत्व से मेल नहीं होता। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। हर परमाणु का अपना एक परमाणु क्रमांक है, हर परमाणु का अपना एक निश्चित आकार है, हर परमाणु का अपना एक निश्चित सीमा है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के लाभ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को कल हमने पढ़ा, आज उनके लाभ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कमियों के बारे में बात करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के क्या लाभ है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विभिन्न प्रकार से प्रयोगी सिद्ध हुआ। जैसे यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम की क्या करता है? व्याख्या करता है। जो रासायनिक संयोग के नियम, कल हम लोगों ने 2 नियम पढ़े, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात का नियम, तो उनकी व्याख्या करने में मदद किया। डाल्टन सर्वप्रथम किसी तत्व के मुख्य कण यानी परमाणु तथा उसके यौगिक के बीच व्यवहारिक विभेद के लिए जाने गए। उन्होंने क्या किया कि परमाणु तथा अणु के बीच में अंतर होता है, इस विभेद को पहली बार डाल्टन ने ही बताया था। यह तो इनके प्रयोग हो गए, लेकिन इनमें जब किसी चीज में अगर अच्छाई भी है तो कुछ बुराइयां भी हैं। अगर इनके सिद्धांत हमें फायदा पहुंचाए तो कुछ जगह उनकी कमी भी निकल करके आई। तो क्या क्या डिमेरिट थी, इनके बारे में बात करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में निम्न कमियां पाई गई। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, तो निम्न कमियां है। पहली, परमाणु लंबे समय तक अविनाशी नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु इसके मुख्य घटक हैं। चूंकि डाल्टन ने यह कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, इसे इससे छोटा नहीं बनाया जा सकता, इससे छोटा इसका कोई भाग नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि यह अविभाज्य नहीं है। उन्होंने कहा था है, लेकिन बाद में पता चला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं का भार कुछ भिन्न हो सकता है। एक ही तत्व जो होते हैं, उन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु भार समान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, जो समस्थानिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, उन्होंने कहा था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पता चला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। जैसे यहां ध्यान दीजिए, हमारा आर्गन है,
पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन परमाणु भार तीनों का क्या है, समान है। इन्हें हम क्या कहे, बाद में ये क्या कहलाए, समभारिक कहलाए। लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होने चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार क्या है, समान है, जो समभारिक कहलाए। समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों के गुण भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि समान प्रकार के परमाणु से बने हों लेकिन उनके पदार्थों के गुण भिन्न भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने, डाल्टन ने यह कहा कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने जो पदार्थों के गुण होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन ऐसा बाद में पता चला कि नहीं, समान पदार्थ के परमाणुओं से बने गुण भी भिन्न हो सकते हैं, तो यह उनकी कमी बन गई। अब आखिरी में आकर के हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत खत्म होता है और आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी सामने आई। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अनेकों वैज्ञानिक जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, विलियम क्रुक्स, निल्स बोर, जेम्स चैडविक आदि ने अपनी खोजों के द्वारा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में अनेक संशोधन किए, जिससे परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप मिला। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का जो संशोधित रूप था वह हमारे सामने आया और उसके स्वरूप निम्नवत है। अब पढ़ते हैं कि डाल्टन ने यह जो है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या संशोधन किया गया और वह मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कैसे बनी। पहला, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है, विभाज्य है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, लेकिन आधुनिक सिद्धांत में पता चला कि नहीं, परमाणु विभाज्य है। और जब परमाणु को आप तोड़ते हैं तो वह 3 मूल कणों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान नहीं होता है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसा बाद में पता चला कि एक ही तत्वों में जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान समान नहीं हो सकते, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अतः ऐसे तत्व जिनके परमाणु समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, द्रव्यमान 1 2 3, और हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक ऐसे लिखे जाते हैं 1H1, 1H2, 1H3। अब ध्यान से देखिए, कि यह जो है हाइड्रोजन के 3 अलग अलग परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। पहले का परमाणु भार 1 है, यहाँ दूसरे के प्रोटियम के लिए 2 हो जाता है और ड्यूटेरियम के लिए 3 हो जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और यही बात बाद में और हुई कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। यहां परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। यहां परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, इसको सिंपल समझिए। हर तत्व का अपना एक परमाणु क्रमांक होता है और हर तत्व का अपना एक परमाणु भार होता है। जैसे आप लोग अपना समझ लीजिए कि हमारा नाम है और हमारा वजन होगा, आपका नाम है, आपका वजन होगा, आपका नाम है, आपका वजन होगा। मान लीजिए हम लोग अलग अलग तत्व हैं, अपने अपने को अलग अलग तत्व मान लिए, अपना अपना नाम। जैसे मेरा नाम पुष्पक गिरी है और मेरा वजन है, तो हम नाम को मान ले रहे हैं क्रमांक और वजन को मान ले रहे हैं भार। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई 3 अलग अलग नामों के, तीनों के अलग अलग नाम हो, लेकिन उनका वजन क्या हो, सेम हो। हम 3 अलग अलग नाम वालों का वेट सेम हो। एलिमेंट हम लोगों को समझ के चलिए। तो अगर ऐसा है कि भार समान है और परमाणु क्रमांक यानी नाम अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं समभारी, क्योंकि हम लोगों का भार क्या है, समान है। और मान लीजिए 3 एक ही नाम है, एक ही नाम 3 है, लेकिन वजन अलग अलग है। मान लो 3 नाम के, मान लीजिए हमारे 3 नाम के 3 भाई हो गए या 3 लोग हो गए, या हमारे ये अंदर 3 पार्ट हो गए और तीनों का वजन क्या हो गया, अलग अलग हो जाए, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। नाम तो समान है,
यानी क्रमांक तो समान है, स्थान तो समान है, लेकिन भार क्या है, अलग अलग है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं क्योंकि स्थान उसका समान है। चौथा, परमाणु, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का चौथा सिद्धांत क्या है, परमाणु पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और पांचवा, परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। बहुत सारे परमाणु जब एक साथ संयोग करते हैं तो अणु बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु के बारे में, जिस पर सभी लोगों ने अपनी थ्योरी दी है। हम लोगों ने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी, हम लोगों ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत पढ़ा, तो परमाणु पर जो सिद्धांत दिए गए उनके बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यों को बनाने में प्रयुक्त हुआ, द्रव्य यानी ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस को बनाने में प्रयुक्त हुआ छोटे से छोटा कण जो कि विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसमें द्रव्य के सभी गुण उपस्थित होते हैं, वही क्या कहलाता है आपका, वही आपका परमाणु कहलाता है। इसे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, वही परमाणु कहलाता है। यानी उससे छोटा कुछ नहीं होता उसके अंदर। यह अलग बात है कि पर आधुनिक परमाणु सिद्धांत में पता चला कि उससे भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसी के अंदर होते हैं। अर्थात सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को क्या होती है, परमाणु होती है। यानी कोई भी पदार्थ ब्रह्मांड का किससे मिलकर के बना है, परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। आप दुनिया की जो सबसे छोटी से छोटी वस्तु अगर आपने देखा होगा तो मुझे लग रहा है कि बालू अथवा जो आपके लोहे के बुरादा होता है, जिसको हम लोहे का पाउडर कहते हैं, उसका एक कण आपने देखा होगा, या आटे का एगो कण आपने, उससे छोटा तो नहीं कुछ देखा होगा। उस आटे के कण से भी छोटे परमाणु होते हैं। किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या, जिसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं, उससे मापा जाता है। किसी भी परमाणु का आकार उसकी परमाणु त्रिज्या से मापा जाता है कि वह कितना बड़ा है। परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किसमें मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है, या 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। यानी 1 मीटर तार लीजिए और उस पर 1 मीटर तार लीजिए और उसको 1 मीटर तार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 मीटर तार को आप 10 करोड़ टुकड़े करेंगे तो जो एक टुकड़ा आएगा वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर होगा। यानी 1 मीटर तार लीजिए और उसके 10 करोड़ टुकड़े कीजिए, उसका जो छोटा पार्टिकल आएगा वो 1 नैनोमीटर होगा। सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन का परमाणु आकार में क्या होता है, सबसे छोटा माना गया है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। सबसे छोटा परमाणु अगर कोई है तो हाइड्रोजन का परमाणु होता है। हम आधुनिक विधियों के द्वारा यानी एसटीएम, स्कैनिंग, ट्यूनेलिंग, माइक्रोस्कोप के द्वारा इन परमाणुओं के त्रिज्याओं को, आवर्धित सतहों के प्रतिबिंबों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एसटीएम पद्धति का उपयोग करके, एसटीएम माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ही हम परमाणुओं को आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संकेत के बारे में। अभी हम लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, उससे छोटा पदार्थ में कोई कण नहीं होता। लेकिन आधुनिक परमाणु सिद्धांत ने इसे गलत साबित कर दिया, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और जब आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनको मूल कण का भी मूल कण कहा जाता है। वे होते हैं पाई मेसान, पाई जेनान, पाई रेडान, उससे भी छोटे कण हैं। वो आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ने हैं। तो ये जो तत्व हमारे आए परमाणुओं के, इनको अलग अलग नाम देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि नाम अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों में खोजा गया तो अलग अलग नाम की जरूरत पड़ी, और अलग अलग नाम दिए गए तो अलग अलग देशों में हम जाते थे तो अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। तो किस तरह क्या है, किस पद्धति की शुरुआत हुई, उसके विषय में बात करते हैं। तत्वों के नाम अनेक खोजकर्ता के नाम, स्रोत के नाम, किसी रासायनिक क्रिया या सक्रियता के आदि के आधार पर हो सकते हैं। तत्वों के नामकरण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होने के कारण तथा इनके नाम बहुत बड़े होने के कारण इनको लिखने एवं प्रयोग करने में असुविधा अनुभव होने
लगी जब ये शुरू शुरू में खोजे गए थे, जिस कारण इनको चिन्हित करके अर्थात किसी विशिष्ट संकेत या चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने की आवश्यकता अनुभव की गई कि भाई इसे किसी एक विशिष्ट नाम दे दिया जाए। ये चिन्ह ही प्रतीक अथवा क्या कहलाते हैं, संकेत कहलाते हैं, किसके, तत्वों के या परमाणुओं के। अतः किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को ही उस तत्व का संकेत अथवा प्रतीक कहते हैं। तत्वों को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए, जिनमें से कुछ के वर्णन निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रचलन था नामक देने का, वो तत्वों के प्राचीन प्रतीक थे। कामीयगारों ने, कामीयगारों का मतलब जो कामगार थे, और उन्होंने अगर इसकी बात करें तो कामीयगारों ने द्वारा प्रस्तावित कुछ तत्वों के प्रतीक निम्नलिखित हैं। तो कामीयगार जो थे, कामीयगारों ने कुछ तत्वों के प्रतीक जो दिए थे निम्नलिखित हैं। तो वो कौन कौन से हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सोना है। सोना को देखिए किस तरह दिखाया जाता था प्राचीन समय में। सोना अगर कहीं होता था तो सोने के ऊपर, अगर आपको किसी पैकेट के ऊपर सोना, किसी पैकेट के अंदर सोना रखना है तो आप एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल के चारों तरफ ऐसा सिंबल दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है, सोना है। लोहा दिखाना होता था तो हम सर्कल बनाते थे, सर्कल बना करके उसमें से ऐसे एरो निकाल करके कैंसिल कर देते थे तो ये बन जाता था हमारा लोहा। एंटीमनी का दिखाना था तो ये सिंबल यूज किया जाता था। पारा दिखाना होता था तो ये सिंबल यूज किया जाता था। पानी को दिखाना होता था तो ये त्रिभुज जैसा सिंबल बनाया जाता था। चांदी को दिखाना होता था तो चांद बनाया जाता था ताकि चांदी लगे। टीन को बनाने के लिए यह सिंबल यूज किया जाता था। तांबा के लिए यह सिंबल यूज किया जाता था। मृदा के लिए, चूंकि जल और पानी एक ही जैसे हैं, पानी के अंदर से ही जल आता है तो उसके लिए भी यही सिंबल यूज किया जाता था। गंधक के लिए यह सिंबल यूज किया जाता था। तो यह प्राचीन प्रतीक थे, हजारों साल पहले की प्रतीक हैं। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने संशोधन किया तो डाल्टन ने जब अपना परमाणु सिद्धांत दिया तो डाल्टन ने तत्वों के कुछ प्रतीक अपने तरफ से भी बना करके दे दिए ताकि तत्वों को समझने में आसानी हो सके। पर उस समय के लिए सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने तत्वों को दर्शाने के लिए गोले के अंदर विभिन्न विभिन्न चिन्ह बनाकर उन्हें तत्वों के प्रतीक द्वारा दर्शाया। चिन्हों को गोले के अंदर लिखने का यह प्रतीक होता था कि तत्वों के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, सर्कल बनाया, उसके अंदर एक डॉट लगा दिया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है, छोड़ दिया खुला। सोडा है, ऐसे सिंबल बनाया। बैराइट है, ऐसे सिंबल बनाया। कॉपर है, उसके अंदर सी लिख दिया। लेड है, उसके अंदर एल लिख दिया। प्लेटिनम है, उसके अंदर पी लिख दिया। नाइट्रोजन है, उसके अंदर ऐसे सिंबल करके और बीच से हमने एक लाइन खींच दी। मरकरी है, चारों तरफ डॉट 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 लगा दिया सर्कल के। कार्बन है, पूरा ब्लैक कर दिया। सल्फर है, प्लस का सिंबल बनाया। पोटास है, ट्रिपल सिंबल बनाया। आयरन है, 2 सिंबल ऐसे बनाए। सिल्वर है, यस बनाया। गोल्ड है, जी बनाया। जिंक है, जेड बनाया। फास्फोरस है, इस तरह का सिंबल बनाया। ये डाल्टन ने प्रयोग किया, लेकिन इनका भी सिद्धांत ज्यादा दिनों तक, यह प्रतीक जो है ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए, क्योंकि हम ये जो सिद्धांत थे, ये जो इनके मतलब प्रतीक जो थे तत्वों को दिखाने के लिए, ये उन्हीं के देश में लागू किया गया। ये प्राचीन चिन्हों से भी कुछ मैच होते थे। कुछ लोगों को प्राचीन चिन्हों का अच्छा लगता था तो कुछ लोगों को डाल्टन का अच्छा लगता था। ऐसे में बहुत सारी रसायनज्ञों के बीच में मतभेद होने लगे और धीरे धीरे तत्वों के नाम जो है सुस्पष्ट करने के लिए संगोष्ठी बिठाई जाने लगी और आगे चल करके इन तत्वों के एक पर्टिकुलर सिंबल और चिन्ह बना दिए गए जो आज भी प्रयुक्त होते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, आपको उसी सिंबल में हाइड्रोजन मिलेगा जो आधुनिक तत्वों के संकेत बना करके वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल। सन 1816 ईस्वी में स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनज्ञ जे बर्जीलियस ने प्रतीकों को प्रकट करने के लिए एक नई प्रणाली निकाली जो कि अत्यंत सरलता के कारण आज तक प्रचलित है। जे बर्जीलियस ने कहा क्या कि जैसे इससे पहले डाल्टन ने दिया था, और चाहे हम पुरानी पद्धतियों के प्रणाली की बात करें, हम सिंबल्स को इंडिकेट करके दिखाते थे। हम सर्कल बना देते थे, उसमें जी बना देते थे तो गोल्ड हो जाता था, उसमें डॉट बना देते थे तो हमारा हाइड्रोजन हो जाता था। ऐसी प्रणालियों को खत्म कर दिया गया क्योंकि यह अलग अलग देशों में अलग अलग प्रचलनों पर था। लेकिन जे बर्जीलियस ने 1816 ईस्वी में एक अपनी प्रणाली को बनाया और उनकी प्रणाली के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी तत्व को प्रकट करने के लिए उसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर प्रयोग में लाया जाए। जैसे हाइड्रोजन का अंग्रेजी पहला अक्षर H,
ऑक्सीजन का पहला अक्षर O, फास्फोरस का पहला अक्षर P और सल्फर का पहला अक्षर S प्रदर्शित करें। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि कई तत्वों के अंग्रेजी नाम एक ही शब्द से आरंभ होते हैं तो उनके प्रतीकों के दो अक्षर को मिला करके बनाए जा सकते हैं, जिसमें तत्व के नाम का प्रथम दो अक्षर अथवा प्रथम अक्षर के साथ कोई दूसरा विशेष अक्षर उसके उच्चारण को स्पष्ट करने में सुनाई देता है मिलाया जाता है। तो इससे प्रथम अक्षर को बड़ा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और दूसरा जो छोटा अक्षर होगा उसे दूसरे को छोटे से। तो उदाहरण के लिए ब्रोमीन, ब्रोमीन देखिए बोरान का भी बी होता है और ब्रोमीन का भी बी होगा, तो दोनों का एक ही साथ तो ले नहीं सकते क्योंकि बोरान का तो आपने पहले ही बी कह चुका है। तो आप ब्रोमीन के लिए क्या करेंगे, बी पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल ले लिया गया ब्रोमीन। ऐसे ही बिस्मिथ, बिस्मिथ भी बी से शुरू हो रहा है तो बी का बी ले लिया गया और उसका दूसरा अक्षर आई, क्योंकि बी पहले ही बोरान हो चुका है और उसके बाद आपका ब्रोमीन का बी आर भी हो चुका है, तो बिस्मिथ के लिए बी और उसके साथ आई ले लिया गया ताकि तीनों नाम बी से शुरू होने के बावजूद भी अलग अलग आपके लिए स्पष्ट हो। ऐसे ही बेरिलियम के लिए बीए ले लिया गया। कैल्शियम का आपका सी होता है तो कैल्शियम का आपका अगर सी है तो क्लोरीन का आपका सीएल ले लिया गया, सीए है। और कार्बन का सी, कार्बन का सी, कैल्शियम का सीए और क्लोरीन का सीएल। ऐसे ही कैडमियम का सीडी ले लिया गया ताकि ये चारों के चारों अलग अलग टर्म पर स्पष्ट हो सके। जे बर्जीलियस की यह पद्धति 1816 में जो कि प्रमाणित की गई, यह आज तक प्रचलन में है और हम इसी पद्धति पर पढ़ते हैं। तो उनके कुछ आपके सामने कुछ तत्व दिए गए हैं और उनके कुछ प्रतीक दिए गए हैं, हम देखते हैं जो कि आधुनिक प्रणाली का है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He हो जाता है क्योंकि H तो पहले ही आपने ले लिया तो E बढ़ा दिया, हीलियम हो गया। लिथियम का Li, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का देखिए पहला अक्षर कैपिटल N, ऑक्सीजन का पहला अक्षर O, फ्लोरीन का पहला अक्षर कैपिटल F, नियॉन का Ne, नियॉन का Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P पहला अक्षर। अब देखिए सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, कैल्शियम का Ca, मैग्नीज का Mn, निकेल का N, जिंक का Zn। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहले ही नाइट्रोजन का आपका N यहाँ कहा जा चुका है, नाइट्रोजन का N कहा जा चुका है, तो निकेल के लिए N तो ले नहीं सकते, इसलिए उसके पहले अक्षर के साथ दूसरे अक्षर वाले लेटर को, विशेष अक्षर को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ऐसे ही ब्रोमीन का Br, क्रिप्टॉन का Kr, आयोडीन का I, बेरियम का Ba, कोबाल्ट का CO, C कैपिटल C और स्मॉल O। देखिए क्योंकि आपने कार्बन का पहले ही क्या कह दिया है, C कह दिया है, तो कोबाल्ट के लिए हमने C के साथ स्मॉल O ले लिया और यूरेनियम का U। तो ये आपके प्रतीकों के आधुनिक प्रणाली रह देते हैं। कुछ अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मनी या ग्रीक भाषाओं के नामों में बनाया गया। कुछ प्रतीकों को तो नॉर्मल तौर पर नाम दे दिए गए, जैसे आपका नाइट्रोजन का N ले लिया गया, कार्बन का C ले लिया गया, या जो दो एक साथ हो सकते थे, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का A और L को कभी स्मॉल लेटर कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम थे जिनको हम लैटिन भाषा में, जर्मनी भाषा में या ग्रीक भाषा में हमें उन्हें करना पड़ा। ऐसे नामों के कुछ टर्म दिए हुए हैं, जैसे लोहे का प्रतीक Fe है, जिसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं, इसे फेरस नाम से भी जाना जाता है। सोडियम का प्रतीक Na है, जबकि सोडियम है SO होना चाहिए था, लेकिन इसका नेट्रियम लिखा जाता है, Na लिखा जाता है, जो कि लैटिन भाषा में क्या है, नेट्रियम है। ऐसे ही पोटेशियम को, जो कि लैटिन भाषा में कैलियम है, पोटेशियम का K होता है और उसका लैटिन भाषा में कैलियम से लिया गया। इसी प्रकार कुछ तत्वों के विशिष्ट नाम और विशिष्ट प्रतीक होते हैं जो कि हमको अलग से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो उनके नामों से रिलेट नहीं करते। जैसे सिल्वर है, सिल्वर को हम लैटिन भाषा में अर्जेंटेनम कहते हैं और इसका प्रतीक Ag है। कापर है, कापर को क्यूप्रम कहते हैं, इसका प्रतीक Cu है। गोल्ड, गोल्ड को औरम कहा जाता है, इसका प्रतीक Au है। आयरन को फेरम कहा जाता है, इसका प्रतीक Fe है। मरकरी को हाइड्रोजियम कहा जाता है, इसका प्रतीक Hg है। पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है और इसका प्रतीक K है। सोडियम को नाइट्रियम कहा जाता है और इसका प्रतीक Na है। लेड को प्लम्बन कहा जाता है और इसका प्रतीक
Pb है। एंटीमनी को स्टीबियम कहा जाता है, उसका प्रतीक Sb है। और टंगस्टन को वॉल्फ्राम कहा जाता है, जिसका प्रतीक W है। आखिर में ये प्रतीकों के क्या महत्व है? जो हम तत्वों के प्रतीक दिए, इनके कुछ महत्व हैं। तो निम्नलिखित महत्व है। पहले महत्व के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा महत्व क्या है? तत्व के प्रतीक की सहायता से तत्वों के बड़े नामों को किस रूप में कर दिया गया है? छोटे रूप में कर दिया गया। अब हमें बड़े नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बड़े आराम से छोटे नामों को याद रख सकते हैं। दूसरा, तत्व का प्रतीक उस तत्व के एक मूल यानी 6.023 × 10⁻23 यानी अवगाद्रो संख्या के परमाणुओं को निरूपित करता है। इसे ही हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। यानी एक तत्व का एक जो प्रतीक होता है वह एक मोल के बराबर माना जाता है। जैसे हाइड्रोजन का एक मोल हो गया, नाइट्रोजन का एक मोल हो गया, सोडियम का एक मोल हो गया, अर्जेंटेनम का एक मोल हो गया, क्यूपरम का एक मोल हो गया यानी कॉपर का। और तीसरा, तत्व के प्रतीक से हमें उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान अथवा तत्व के परमाणुओं के ग्राम के द्रव्यमान का भी पता लग जाता है। जैसे सोडियम के 23 ग्राम है, Fe के 56 ग्राम तथा कार्बन का 12 ग्राम को प्रदर्शित किया जाता है। अब एक्चुअल में यह जो तत्वों के परमाणु भार हैं, यह कैसे निकाले गए, किस आधार पर निकाले गए, क्या मानक रखा गया, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। किसी तत्व का अगर आपको परमाणु भार ज्ञात करना है तो आपको बस उस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन से उसका परमाणु भार कितने गुना भारी है। अर्थात तत्व का परमाणु भार, अगर आपको किसी तत्व का अगर परमाणु भार निकालना है, जैसे आपका सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम होता है, तो अगर आपको यह निकालना है तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लीजिए और हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुल कितना है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि परमाणु भार वह संख्या है जो किसी एक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के अनुपात को निरूपित करता है। किसी तत्व का अगर परमाणु भार आपको ज्ञात करना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तत्व के एक परमाणु का भार और का अनुपात हाइड्रोजन के एक परमाणु भार के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु भार आप आसानी से इसी पद्धति द्वारा निकाल सकते हैं। ध्यान देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से ठीक 12 माना गया है। मान लिया गया है कि कार्बन 12 जो समस्थानिक है, कार्बन 12 का जो अपरूप है, कार्बन 12 का जो टर्म है कार्बन का, उसका परमाणु द्रव्यमान अपनी इच्छा से 12 मान लिया गया। अतः कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, यानी परमाणु जो कार्बन 12 है उसके परमाणु के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इसे स्मॉल AMU, पुराने समय में पूरा एक बड़ा अक्षर लिखा जाता था AMU। जब भी आप परमाणु भार निकालते थे तो आप वहां परमाणु द्रव्यमान इकाई निकालते थे तो AMU लगाते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में U लगाया जा रहा है। U फॉर यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास यानी एकीकृत द्रव्यमान के रूप में लिखा जाता है। एक AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9926 गुणे 10⁻23 होता है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है। जब हम 1 AMU का द्रव्यमान निकालते हैं तो 1.6 गुणे 10⁻24 ग्राम आता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 U होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 15.955 U है। यानी परमाणु भार अथवा या द्रव्यमान को सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में क्या किया जाता है, प्रयुक्त कर दिया जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में परमाणु भार ही परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में ही दिखाया जाता है। इसके लिए यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई कहे या परमाणु भार कहे, बात एक ही है। अब हम बात करते हैं औसत परमाणु भार के बारे में। औसत परमाणु भार, यह काफी इंपॉर्टेंट बात है, यह समझने वाली बात है, आप इसे आसानी समझिएगा। ऑक्सीजन को मानक मानकर, मान लीजिए कि हमने इस बार ऑक्सीजन के सापेक्ष में हम परमाणु भार निकालने जा रहे हैं,
ऑक्सीजन को मानक मानकर परमाणु भार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो कि यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के 1/16वें भाग से कितने गुना ज्यादा भारी है, कितने गुना ज्यादा भारी है। वही 12 कहता तो कार्बन 12 का परमाणु भार कितना है, 12 है, तो 1/12 लिए हैं। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, तो 1/16 लिए हैं। वही देखिए यहाँ कार्बन का है, कार्बन 12 का है, तो 1/12 लिए हैं। तो डिपेंड क्या करता है कि हम किस तत्व को मान करते हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कार्बन को ही मान करके परमाणु द्रव्यमान का निकालने का टर्म दिया जाता है। अतः तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टा 1/16 गुणे एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान। परंतु ऑक्सीजन का प्राप्त हुआ क्या कि जब ऑक्सीजन से प्राप्त परमाणु भार वास्तव में इसके 3 समस्थानिक ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, यानी ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, यानी ऑक्सीजन 16, इसका ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार एक समस्थानिक का परमाणु भार की अगर हम बात करते हैं तो एक समस्थानिक का 16 है, एक का 17 है और एक का 18 है। इनके भारों का औसत निकाला गया और औसत भार है, अतः यह मानक भी विश्वस्त नहीं रहा। यह औसत भार निकाल करके बताया गया था। बाद में ऑक्सीजन से जो परमाणु भार निकले थे उनको क्या कहा गया, विश्वस्त नहीं माना गया। मतलब यह नहीं माना गया कि यह सभी जगह पारित किया जा सकता है, वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया। अब बारी आई कार्बन के द्वारा निकालने की। वर्तमान समय में कार्बन 12 के मानक माना गया है तथा इस आधार पर परमाणु भार को निम्न परिभाषा दी गई। यानी किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व के परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के, यहां देखिए 1/16वें भाग से, और यहाँ कार्बन परमाणु के 12वें भाग से, यानी 1/12 से कितने गुना भारी है। चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 था तो 1/16 से कितना गुना भारी है, और कार्बन का 12 होता है तो कार्बन 12 से का मतलब 1/12 से कितना गुना ज्यादा भारी है। इस हिसाब से परमाणु भार निकाला गया। अर्थात कार्बन के सापेक्ष किसी तत्व का परमाणु भार बराबर परमाणु भार के तत्व के एक परमाणु, जो तत्व है उसके परमाणु का एक तत्व का द्रव्यमान लिया गया है। तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टा 1/12 गुणे एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। अरे भाई, जिस तत्व का परमाणु हम ले रहे हैं उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान हम ले लेंगे और 1/12 गुणे कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान निकाला गया। कार्बन 12 को मानक मानने के अधिकांश तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक अथवा पूर्णांक मान प्राप्त हुए तथा पुराने मकामों से प्राप्त भारों में भी अल्पतम विचलन होता है। पुराने पद्धतियों की बात करें, पुराने मानकों की बात करें, पुराने मानकों से प्राप्त भारों में भी अल्पतम विचलन हुआ। अतः यह मानक समस्त वैज्ञानिकों द्वारा क्या कर लिया गया, मान्यता इसको दे दी गई। समस्त वैज्ञानिक इसे मान्यता दे दिए कि भाई यह अब से किसी भी तत्व का अगर परमाणु भार निकालना है तो आप उस तत्व के एक तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान निकालिए और 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान से अगर गुणा करा के भाग दे देते हैं तो आपका उस तत्व का पूरा परमाणु द्रव्यमान आपको पता चल जाएगा। और यह मानक आज भी माना गया है, ऑक्सीजन वाला खारिज कर दिया गया। यानी तत्व का औसत भार, अब देखिए समस्त वैज्ञानिकों द्वारा मान्य कर लिया, तत्व का अगर औसत भार निकालना है तो हम फार्मूला रखेंगे A1 x1 प्लस A2 x2 x1 प्लस x2 प्लस x3। अब मान लीजिए जितना जितना टर्म है उसके हिसाब से हम रखेंगे। यहाँ A1 A2 क्या है, समस्थानिकों में 1 2 के परमाणु भार है। पहला समस्थानिक है, दूसरा समस्थानिक, तीसरा समस्थानिक। सब अब बात आती है कि सर समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक जस्ट इसके टर्म परमाणु द्रव्यमान निकालने के बाद जब हम अणुओं के बारे में सापेक्षता ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे समस्थानिकों के और समभारिकों के और सम न्यूट्रॉनों के। तो इसके टर्म के बाद है उस समय समस्थानिक आपको समझ में आएंगे कि समस्थानिक होते क्या है। नॉर्मल तौर पर मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं कि जैसे कोई तत्व है, जैसे आपने यही ऑक्सीजन के बारे में बात किया, ऑक्सीजन के 3 परमाणु भार दिख रहे हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है।
सबका कितना है 8 है। तो परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। और यही परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। इनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। और x1 x2 जो है समस्थानिकों के 1 व 2 की प्रचुरता है, उपलब्धता या प्रतिशतता है। तो देखिए औसत भार कैसे निकाला जाता है, इस पर चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण हमारे पास है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक लिए गए हैं Cl। अब बात करते हैं क्लोरीन के, हमारे पास 2 समस्थानिक है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है जिनका परमाणु क्रमांक समान। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन उनके जो परमाणु भार हैं, एक का 35 है और दूसरे का 37 है। परमाणु भार में प्रचुरता क्रमशः 75 और 25% है। 75 और 25% है, यानी इसमें जो क्लोरीन की प्रतिशतता है वह 75% है और इसमें जो क्लोरीन की प्रचुरता है वह आपका 25% है। अब क्या हुआ कि बस तो हमें क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करना है कि औसत परमाणु भार इसका कितना होगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। Cl जो है Cl का औसत परमाणु भार जो है निकालेंगे तो 2 समस्थानिक लिए गए हैं, इसलिए A1 x1 A2 x2 अपन x1 प्लस x2, A1 x1 प्लस A2 x2 अपन x1 प्लस x2। A1 बराबर 35, A2 बराबर 37, A1 बराबर 35, A2 बराबर 37 और x1 x2 75 और 25 है। तो Cl का जो है औसत परमाणु भार कितना हो जाएगा? Cl का औसत परमाणु भार बराबर, अब देखिए ये A1 की जगह A1 की वैल्यू और x1 की जगह x1 की वैल्यू, A2 की जगह A2 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू और नीचे x1 प्लस x2 हमने निकाला। जब हम इसको डिवाइड किए हैं तो यह जो आपका यहाँ पर आंसर आया है, आप जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आपका 35.5 यूनिफाइड मास आएगा और यही आपका परमाणु द्रव्यमान हो गया। किसका? क्लोरीन का। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं अणु कहलाते हैं। या सिंपल एक लाइनर में आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणुओं का जो समूह होता है या बहुत सारे एक या एक से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो टर्म बनता है उसे हम अणु कहते हैं। अणुओं को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तत्वों के अणु और दूसरा यौगिकों के अणु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। किसी तत्व के अणु समान प्रकार के परमाणु होते हैं और बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से ही बने होते हैं। यानी बहुत से ऐसे अणु हैं जिनमें बहुत सारे परमाणु एक साथ आकर के अणु बनाते हैं और कुछ में ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही परमाणु एक अणु बना देता है। इस थोड़े से माइनॉरिटी को, इस थोड़ी सी बात को आप समझिए। जैसे ध्यान दीजिए आर्गन में कितना परमाणु है। तो सबसे पहले अगर हम परमाणु की बात करते हैं तो चलिए हम आर्गन की ही बात कर लेते हैं। तो आर्गन में यहाँ छोटे से अंक में यहाँ अगर लिखा जाता है तो हम कहते हैं आर्गन का 1 परमाणु है। तो आर्गन का 1 परमाणु है और आर्गन का 1 परमाणु और बड़ा सा जो ये टर्म आगे हम लगाते हैं इसे मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो यह आर्गन का 1 अणु हो गया। तो देखिए यहाँ आर्गन का 1 परमाणु एक ही अणु बना रहा है। हीलियम का 1 परमाणु एक अणु ही बना रहा है, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर अगर आपने ऑक्सीजन को कितने परमाणु ले लिया? 3, तो यहाँ तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु बनेगा, लेकिन यहाँ ओजोन का 1 परमाणु बन जाएगा। 2 के जगह 3 अगर आपने ले लिया तो इसे हम ओजोन कहते हैं। तो यानी देखिए 3 परमाणुओं से कितना अणु ऑक्सीजन ओजोन का बना? 1। यहाँ 2 परमाणुओं से कितना अणु ऑक्सीजन का बड़ा? 1। तो ऐसा भी होता है कि अगर हमारे जो परमाणु हैं, अकेला परमाणु भी 1 अणु बना देता है और बहुत सारे परमाणु मिलकर के भी 1 अणु बनाते हैं। तो चलिए इसके विषय में जानते हैं
इसे ही हम परमाणुकता कहते हैं। क्या? कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। बात को समझिए, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे एक परमाणु अणु, इनमें केवल एक परमाणु होता है, जैसे हीलियम। तो हीलियम में कितने परमाणु हैं आपके? एक। नियोन में कितने परमाणु हैं आपके? एक। आर्गन में एक, जेनान में एक, फेरस में एक, एल्युमिनियम में एक। यानी ये एक परमाणु अणु है। और इनके अणु कितने हैं? इसका भी अणु कितना है? एक। तो एक परमाणु से एक अणु बना है। इसे लिखा नहीं जाता है, हम इसे इसलिए लिखे नहीं है, लिखा नहीं गया है यहां, बस हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, परमाणु और अणु में अंतर समझ में आया? अब जरा ध्यान दीजिए, द्विपरमाणु अणु, इनमें कितने परमाणु होते हैं? दो परमाणु होते हैं। यानी दो परमाणु मिलकर के कितना अणु बनाते हैं? एक। हाइड्रोजन का दो परमाणु मिलकर के कितना अणु हाइड्रोजन का बनाता है? एक। ऑक्सीजन का कितना परमाणु मिलकर के एक हाइड्रोजन बनाता है? एक अणु बनाता है। नाइट्रोजन का दो परमाणु मिलकर कितना अणु बनाता है? एक। आयोडीन का एक। दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। ब्रोमीन का, क्लोरीन का, HCl का, NaCl का। अच्छा, HCl में कहा दो परमाणु है भाई? बिल्कुल है। देखिए, क्लोरीन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु, टोटल मिलकर दो हो गए ना। दो परमाणु मिलकर के कितना अणु बनाए हैं? एक ही अणु बनाए हैं, इत्यादि। चलिए अब त्रिपरमाणु की बात करते हैं। इनमें तीन परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के तीन परमाणु मिलकर के ओजोन का एक अणु बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का तीन परमाणु मिलकर के एक अणु बनाता है। NO2 का तीन परमाणु मिलकर के एक अणु NO2 के बनाते हैं। अब चतुष्परमाणु अणु बात करते हैं। इसमें चार परमाणु होते हैं। जैसे फास्फोरस की हम बात कर लेते हैं। ये H2O2 है। तो फास्फोरस के देखिए चार परमाणु हैं। और उसके बाद आपका H2O2, हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु, चार परमाणु हो गए। बहुपरमाणु अणु, इनमें चार से अधिक पाए जाते हैं। जैसे सल्फर हो गया। कार्बन में देखो, यहाँ में आपका मेथेन है, तो मेथेन में आपका कार्बन का एक और हाइड्रोजन का चार, टोटल 5 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर का कितना है? 8 परमाणु हो गए। तो देखिए 8 परमाणु सल्फर के मिलकर के कितना अणु बनाए हैं? एक अणु बनाए हैं। किसका? सल्फर का। 8 परमाणु मिलकर के। तो किसी भी तत्व की अगर हम बात करते हैं तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले जितने भी परमाणु होते हैं वह उसकी परमाणुकता कहलाती है। और परमाणुकता ही लिखी जाती है। और जब भी आप रिएक्शन में सिंगल तौर पर अगर आप हाइड्रोजन भाग लेगा तो आप H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। आप ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो क्यों नहीं हम H लिखते हैं, क्यों O2 लिखते हैं? क्योंकि नेचर में ये H2 और O2 के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये अकेले जब भी लिखे जाएंगे इन्हें हम उनके परमाणुकता के साथ लिखेंगे। अब बात करते हैं यौगिकों के अणु। यौगिकों के क्या अणु होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अलग अलग तत्व मिलकर के अणु बना लेंगे। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O यानी पानी बनाते हैं। और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 का अनुपात मिलकर के 1:8, जिसके विषय में हम लोगों ने कल बात की थी। तो यहां देखिए 1:8 स्थिर अनुपात का नियम, ये 1:8 के ही रेशियो में द्रव्यमान के मिलने पर बना है। तो इसे हम यौगिकों का क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। ये एक यौगिक का क्या है? अणु है। अब बात करते हैं आयन्स के बारे में। आयन क्या होते हैं? सभी परमाणुओं तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। हम यह बात जानते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। दो ही बातें होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो उनका त्याग करते हैं, तो उनका त्याग करते हैं या उनका त्याग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या उनका त्याग करते हैं। तो इन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाने के कारण कुछ आवेश आ जाता है। इसी आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। चलिए इस बात को हम समझते हैं जरा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का अणु है
और हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को देगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, यहां ले रहा है, देखिए हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जब ये प्लस होगा तो हाइड्रोजन पर क्या चढ़ जाएगा, माइनस। तो इस पर ऋणात्मक आवेश ले लिया, क्योंकि वह माइनस में चला गया ना, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। लेकिन वहीं अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकाल देता है, माइनस करता है। यानी सोडियम पर कितना प्लस चढ़ेगा, 1 प्लस आवेश आ जाता है, यानी पर 1 प्लस आ जाता है, क्योंकि सोडियम अपने आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, द्वे तत्व धनायन, उन्हें हम धनायन कहते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन्हें हम ऋणायन कहते हैं। धनायन की बात करते हैं तो धनायन का निर्माण परमाणु या परमाणुओं के समूह से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के क्या हो जाने से, निकल जाने के कारण होता है, तथा विद्युत अपघटन करने पर ये ऋणोड यानी कैथोड पर मुक्त होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं धनायन। तथा वे जैसे सोडियम आयन हो गया, अभी सोडियम आयन की बात हो रही थी, तो सोडियम से देखिए, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर निकला है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस में आया, तो वो इलेक्ट्रॉन पर एक, सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस में हो गया है। और ऐसे ही क्लोरीन माइनस में ऋणायन, ऋणायन का निर्माण कब होता है, अच्छा इसकी बात करते हैं कि ऋणायन की अगर हम बात करते हैं तो ऋणायन वे तत्व होते हैं, वे आयन होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेंगे उन्हें हम ऋणायन कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे उन्हें हम धनायन करते हैं। तो ऋणायन क्या होते हैं, ऋणायन वे आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का को ग्रहण करते हैं, उन्हें ऋणायन कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उन्हें धनायन कहा जाता है। धनायन में सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जितने भी हमारी धातुएं हैं ना, सारी की सारी धातुएं क्या होती हैं, धनायन होती हैं। धातुओं की अगर हम बात करते हैं तो आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी एक 60 वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी देखिएगा, वहां पर आपको सारे धातु एक जगह एक लाइन में और क्रम से याद रखने को मिल जाएंगे कि कौन सी धातु किस धातु से अधिक सक्रिय है। वो सक्रियता श्रेणी आप याद कर लेंगे तो लगभग 21 है, आपको वो 21 के 21 आपको एक साथ याद हो जाएंगे। वही उतने ही धातु हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और वो धनायन में आते हैं, बाकी सभी के सभी ऋणायन होते हैं, और नहीं तो आपके जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, उदासीन होती हैं। बहुपरमाणु अणु के बारे में, बहुपरमाणु अणु क्या होते हैं, आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहु मने बहुत ज्यादा, अब परमाणु मने उनकी परमाणुकता ज्यादा होगी, यानी एक से अधिक परमाणुकता वाले जो टर्म होते हैं उन्हें बहुपरमाणु कहा जाता है। परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम बहुपरमाणु आयन कहते हैं। इन पर निश्चित आवेश होता है, इन पर एक पर्टिकुलर आवेश होगा, जैसे नाइट्रेट आयन पर जो आवेश है 1 माइनस है, कार्बोनेट आयन पर डबल माइनस है, और सल्फेट आयन पर भी डबल माइनस है। तो ये ऐसे वाले जितने भी आयन्स होते हैं ये सब के सब बहुपरमाणु आयन कहे जाएंगे। अब बात करते हैं संयोजकता के विषय में। संयोजकता किसे कहा जाता है, किसी तत्व या मूलक की अन्य तत्वों या मूलकों से संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व का किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। फ्रैंक लैंड ने तत्वों की संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए हाइड्रोजन के आधार पर तत्व माना तथा उनके अनुसार किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। फ्रैंकफर्ट ने यह कहा था कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन अगर किसी तत्व से संयोग करता है तो उसी के आधार पर आप उसकी संयोजकता बता सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा HCl है तो हाइड्रोजन एक तत्व के साथ यहाँ क्लोरीन के एक परमाणु के साथ क्रिया किया है, तो इसलिए यह कितना है, इसकी परमाणुकता यानी इस क्लोरीन की परमाणुकता 1 हो जाएगी। अगर H2O है तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का कितना परमाणु इसके साथ क्रिया में भाग लिया है, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, O पर माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने Na2O अगर आपने HNO3 किया तो NO3 पर माइनस एक ही NO3 पर ये क्रिया में भाग ले रहा है, एक ही परमाणु, तो NO3 पर कितना माइनस, 1 माइनस हो जाएगा। इस आधार पर फ्रैंक लैंड ने संयोजकता का डिफिनीशन दिया।
लेकिन ये फ्रैंकलैंड का मानना था। लेकिन हमारी जो पर्टिकुलर डिफिनीशन है संयोजकता की कि किसी एक तत्व का दूसरे तत्व के मूलकों या आयनों से संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। एक संयोजकता वाले तत्वों या मूलकों को एक संयोजक, द्विसंयोजकता वाले तत्वों को द्विसंयोजक, त्रिसंयोजकता वाले तत्वों को त्रिसंयोजक तथा चार संयोजकता वाले तत्वों को चतुर्संयोजक तथा पांच संयोजकता वाले तत्वों को पंच संयोजक कहा जाता है। और उनके कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे अब ध्यान दीजिए धनायन में हमारे कुछ सिंबल दे रखे हैं। हाइड्रोजन धनायन है, सोडियम धनायन है, पोटेशियम है, क्यूपरस है, सिल्वर है, मर्क्यूरस है और अमोनियम है। ये हमारे एक संयोजी तत्व हैं जिनकी संयोजकता कितनी है, एक है। ऐसे ही हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है, एसीटेट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, क्लोरेट है, बाइकार्बोनेट है, बाइसल्फेट है और यहाँ भी बाइसल्फाइट है और बाइसल्फेट है। तो ये सब के सब एक संयोजकता वाले तत्व हैं। अब बात करते हैं द्वितीय संयोजकता वाले तत्वों की, जिनकी संयोजकता 2 होती है। धनायनों में 2 संयोजकता वाले तत्व कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, कॉपर की संयोजकता 2 है, मरकरी की संयोजकता 2 है, फेरस की संयोजकता 2 है और टिन की भी संयोजकता 2 है। तो ये धनायन में संयोजकता 2 वाले हैं। और ऋणायन में संयोजकता कार्बोनेट की संयोजकता दो है, सल्फाइड की संयोजकता 2 है, सल्फाइड की संयोजकता 2 है, सल्फाइड की संयोजकता 2 है, सल्फेट की संयोजकता 2 है, क्रोमेट की संयोजकता 2 है और डाइक्रोमेट की भी संयोजकता 2 है। ऐसे ही धनायन में जो 3 संयोजकता वाले हमारे तत्व हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी संयोजकता 3 है? वो एल्युमिनियम है, आयरन है, क्रोमियम है, एंटीमनी Sb3 है, बिस्मिथ है, BiS3, टिन है, लेड है, प्लेट, यहाँ बिस्मिथ तक है। बिस्मिथ तक ये आपके त्रिसंयोजी वाले हैं। और ऐसे ही अगर ऋणायनों में चले जाएंगे तो नाइट्रेट का N3- है या फास्फेट का PO3- है, फास्फाइड का P3- है, एल्युमिनेट का AlO3- है, आर्सिनेट का AsO4 पर 3- है और फेरिसाइनाइड का FeCN6 पर 3- है, फेरिसाइनाइड। तो ये आपको संयोजकता याद रखनी होगी, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ संयोजकता पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद आपको यौगिक बनाना सिखाया जाएगा और बिना संयोजकता को याद रखे आप यौगिक नहीं बना सकते। तो आपको यह सारी की सारी संयोजकताएं याद रखनी होगी। तो इस सेशन में आप इसे याद रखेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन में जब आपसे वीडियो बनेगा तो आप उसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं चतुर्संयोजी वाले को। तो टिन का संयोजकता 4 है, लेड का संयोजकता 4 है, प्लेटिनम की संयोजकता 4 है और निकिल की संयोजकता धनायनों में 4 है और ऋणायनों में 4 भी होता है। कार्बाइड की संयोजकता 4 है और फेरोसाइनाइड की संयोजकता 4 है। ध्यान देते हैं आयनों की संयोजकता। हमने इससे पहले तत्वों की संयोजकता पढ़ी जिसमें हमने एक संयोजी तत्व पढ़े, द्विसंयोजी तत्व पढ़े, त्रिसंयोजी तत्व पढ़े, चतुर्संयोजी तत्व भी पढ़े और पंच संयोजी वाले तत्वों को भी हमने पढ़ा। तो अब हम आयनों की संयोजकता अगर आपसे कभी पूछता है बताइए किस आयन पर कितनी संयोजकता है, तो अगर मान लीजिए तो वो संयोजकता कैसे पता करेंगे? आयनों की संयोजकता उन पर उपस्थित आवेशों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। मान लीजिए हमने कोई आयन लिख दिया, हमने एक आयन लिख दिया CO3 तो उस पर आवेश कितना लगा दिया है? 2, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 2। अगर हमने आयन लिखा है Na प्लस तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इस पर जो है आवेश 1 लगा हुआ है। तो आयनों की अब से कोई अगर आपसे संयोजकता पूछता है तो क्या बता देंगे? बिल्कुल, जितने भी आवेश उपस्थित होते हैं आयनों पर वही उसकी संयोजकता हो जाती है। बात करते हैं परिवर्ती संयोजकता की। परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं? कुछ तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकताएं भी दर्शाते हैं ये, लेकिन ये कुछ ही तत्व हैं। जैसे आयन 2+3 संयोजकता दर्शाता है। मरकरी जो है अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आयरन है, आयरन यानी लोहा 2 और 3 दोनों संयोजकताएं दर्शाता है। इसी प्रकार मरकरी जो है 1 और +2 संयोजकताएं दर्शाती है। समान तत्व की ये एक से अधिक संयोजकताएं जो हैं क्या कहलाती हैं? परिवर्ती संयोजकताएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका फेरस है तो फेरस की संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो अगर आयरन की संयोजकता 2 होती है तो उसे पढ़ते हैं फेरस, और वही अगर 3 हो जाती है, संयोजकता अगर 2+ होती है तो फेरस पढ़ते हैं, और वही 3+ हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं?
फेरिक पढ़ते हैं। यानी समान तत्व की अगर संयोजकताएं अलग अलग हों तो एक से अधिक संयोजकता को उसकी क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। जैसे संयोजकता की अगर हम बात करें तो अगर जिसमें जो है कम संयोजकता वाले यौगिक के नाम के अंत में अस लगाते हैं तथा अधिक संयोजकता वाले तत्व के नाम के अंत में इक लगाते हैं तथा जोड़कर नाम दिया जाता है। जैसे उदाहरण आयरन, आयरन में देखिए FeCl2 है, तो FeCl2 में आपका 2 संयोजकता है तथा FeCl3 में कितनी संयोजकता है, 3 है। तो 2 संयोजकता वाले के लास्ट में अस लगाएंगे यानी क्या हो जाएगा, फेरस। और 3 संयोजकता वाले के लास्ट में क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे यानी क्या हो जाएगा, फेरी। ऐसे ही अगर मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी में अगर पहली संयोजकता वाले के लिए लगाएंगे अस यानी इसको पढ़ते हैं मरक्यूरस, और 2 संयोजकता है तो इसको पढ़ते हैं मरक्यूरिक, इक लास्ट में लगाएंगे। ऐसे ही कापर है तो कापर का पहला संयोजकता अगर कापर का संयोजकता 1 है तो उसे पढ़ते हैं क्यूपरस, क्यूपरस पढ़ते हैं, और उसकी संयोजकता अगर 2 हो जाती है तो उसे पढ़ते हैं क्यूपरिक, लास्ट में इक लगाते हैं। रासायनिक सूत्र लिखना, अब हम जो संयोजकता पढ़े हैं उनके आधार पर हम रासायनिक सूत्र को लिखेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। तत्वों के प्रतीकों तथा संयोजकता की सहायता से, तत्वों के जो प्रतीक हैं तत्वों के प्रतीकों तथा संयोजकता की सहायता से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक के अवयवी तत्वों की संयोजकता ज्ञात होने पर उसका रासायनिक सूत्र निम्न प्रकार लिखा जाता है। पहला, सर्वप्रथम दोनों तत्वों अथवा आयनों के प्रतीकों के पास पास इस प्रकार लिखते हैं कि धनावेशित मूलक बाईं ओर तथा ऋणावेशित मूलक दाईं ओर हो जाए। धनावेशित मूलक बाईं ओर, देखिए धनावेशित मूलक बाईं ओर और ऋणावेशित मूलक दाईं ओर हो जाए। दूसरा, अब इन तत्वों को इनके ऊपर इनकी संयोजकता लिख देते हैं। जैसे आपका फेरस की संयोजकता 3 है फेरिक की, तो यहाँ फेरिक के लिए 3 लग गया, और SO4 का संयोजकता -2 है तो इनके ऊपर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि अब जो संयोजकता परस्पर बदला बदली करते हैं यानी विनिमय का नियम करते हैं, अदला बदली किया जाता है, अर्थात धनात्मक मूलक की संयोजकता को ऋणात्मक आवेश वाले मूलक की तरफ तथा ऋणात्मक मूलक की संयोजकता को धनात्मक आवेश वाले मूलक की तरफ बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 2 तत्व हैं, हमारे तत्व एक है A और दूसरा है B। A धनात्मक वाला है और B ऋणात्मक वाला, तो धनात्मक वाले को ऋणात्मक वाले की तरफ और ऋणात्मक वाले को धनात्मक वाले की तरफ बनाएंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा A3B4। देखिए A3 हो गया A3B2। इसके लिए मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, उदाहरण बहुत सारे हैं वहां। मान लीजिए हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन का होता है +1 और हाइड्रोजन का होता है -2। -2 आपका हाइड्रोजन के साथ और +1 ऑक्सीजन के साथ जब जाएगा तो यह क्या आपका बना देगा, H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, एक को लिखा नहीं जाता है। तो ऐसे ही आपके कुछ सरल यौगिकों के सूत्र दे रखे हैं, जैसे फेरस सल्फेट है तो FeSO4, Fe का 3 प्लस SO4 का 2 माइनस, तो FeSO4 का होल थ्राइस। ध्यान दीजिएगा यहाँ SO4 डबल टर्म के साथ है, इसलिए ब्रैकेट लगाना आपका अति अनिवार्य है, क्योंकि यह जो थ्राइस है इन दोनों पर है। ऐसे ही NH4 में यहाँ कार्बोनेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NH पर डबल लगाना है तो NH4 में 2 तत्व हैं, सिंगल रहता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर 2 तत्वों का मिला हुआ कोई यौगिक होता है तो उसके बाहर ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट लगा करके उसके संयोजकता को लिखते हैं। ऐसे ही फेरिक नाइट्रेट है तो नाइट्रेट के बाहर 3 हमने लिखा। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने सिंपली लिख दिया। कैल्शियम फास्फेट है तो कैल्शियम, देखिए यहाँ PO4 को 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे ब्रैकेट लगा करके, जब ब्रैकेट लग जाएगा तब 2 को लिखा जाएगा। ऐसे ही आपका फेरिक ऑक्साइड है और आपका सिल्वर क्लोराइड है, तो ऐसे टर्म को आप लिखेंगे। पहले बात की थी अवगाद्रो संख्या के बारे में। किसी भी आयन या किसी भी परमाणु के अंदर अगर उसका एक परमाणु, एक अणु है तो उसके अंदर उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है और उन्हें अवगाद्रो नंबर कहा जाता है। और इसे निकालने के लिए अवगाद्रो नंबर ने ये कहा था, अवगाद्रो ने ये कहा था कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे उन्हें अवगाद्रो संख्या कही जाएगी, और वो संख्या है 0.60222 × 10⁻23। यानी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु कह लीजिए
में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? अवगाद्रो संख्या कहते हैं। या पदार्थ के एक ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। या आयनिक पदार्थ के 1 ग्राम आयन में उपस्थित आयनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? अवगाद्रो संख्या कहा जाता है। यानी 1 मोल बराबर 0.602 गुणे 10⁻23 कण, या 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु। 1 मोल अणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 अणु। 1 मोल आयन बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 आयन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन, आयन कहेंगे तो आयन, अणु कहेंगे तो अणु, परमाणु कहेंगे तो परमाणु, और कण कहेंगे तो कण। मोल परमाणु की बात करते हैं। तत्व के 1 मोल में परमाणुओं के द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी 1 मोल परमाणु में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होता है, तो तत्व के मोल परमाणु में उसके 1 ग्राम परमाणु के समान ही माना जाएगा। यानी 1 ग्राम परमाणु में टोटल उपस्थित जितने भी परमाणुओं की संख्या होगी वो मोल परमाणु के बराबर होगी। यानी 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कितने ग्राम के बराबर होगा? 16 ग्राम के, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। तो अगर एक मोल कार्बन में परमाणु की मोल परमाणु की बात करेंगे तो वो कितना ग्राम आएगा? 12 ग्राम आएगा। ऐसे ही कैल्शियम का 40 होता है तो 40 में वो काउंट करके हम लाएंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 में हम काउंट करके लाएंगे। ऐसे ही आपका जिस भी टर्म के लिए दिया जाएगा वो 1 मोल परमाणु के लिए उतने के बराबर हम रख देंगे, चाहे वो कोई भी तत्व हो। मूल अणु की बात करते हैं। पदार्थ का 1 मोल अणु द्रव्यमान उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। 1 मोल अणु में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं, और परमाणु में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। अणु कहेगा तो अणु, परमाणु कहेगा तो परमाणु, आयन कहेगा तो आयन, इलेक्ट्रॉन कहेगा तो इलेक्ट्रॉन। जैसे O2 का आणविक द्रव्यमान कितना है? 324 नहीं है, ये 32 U है। आप ये इसे 24 ना समझे, 4 ना समझे, ये U है, यूनिफाइड मास है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और O2 में ये ऑक्सीजन का क्या है? 1 अणु है। तो 1 अणु में कितने ग्राम होगा? 32 ग्राम, क्योंकि दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के 1 अणु बनाए हैं, और 1 ऑक्सीजन में कितने ग्राम होंगे? 16 ग्राम। तो ये परमाणु के लिए है और ये किसके लिए है? अणु के लिए है। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं मोलर आयतन का। मोलर आयतन क्या होता है? सामान्य ताप व दाब पर 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन मोलर आयतन कहलाता है। इसे VM से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन निश्चित होता है तथा इसे मोलर गैस आयतन कहा जाता है। STP पर गैस का मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है। अब बात करते हैं मोलों की संख्या। जो आप मोल निकालना है, आपको मोलों की संख्या निकालने हैं तो उसके कुछ विशेष सूत्र दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। परमाणुओं के लिए 1 मोल परमाणु का भार बराबर ग्राम परमाणु में भार, यानी मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे परमाणु भार। ऐसे ही अणुओं के लिए, परमाणु के लिए ये हो गया, अणुओं के लिए 1 मोल बराबर 1 ग्राम अणु। परमाणु पूछ रहा था तो 1 ग्राम परमाणु, अणु कर रहा था तो 1 ग्राम। अणु का भार बराबर ग्राम अणु भार, यानी मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार। आयनों की संख्या के लिए पूछेगा तो 1 ग्राम आयन का भार बराबर ग्राम आयन भार, और ग्राम आयन भार अगर हो गया तो मोलों की संख्या निकालनी है तो ग्राम में भार बटे आयन का भार। गैसों के लिए मोलों की संख्या आयतन बटा लीटर और 22.4। ये STP पर मानक STP पर ये ताप दाब के लिए लिया गया है, तो आयतन लीटर में निकाल लीजिए और 22.4 से भाग दे दीजिए तो किसी भी गैस के मोलों की संख्या आपको पता चल जाएगी। गैसों का अगर अणुभार निकालना है तो NTP पर NTP नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, NTP पर नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का द्रव्यमान गुणे 22.4 बटे NTP पर गैस का आयतन। या मोलों की संख्या निकालनी है तो ग्राम में भार बटे मोलर द्रव्यमान, आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। या अतः किसी भी प्रकार के कणों के लिए ग्राम में मात्रा अगर आपको निकालनी है तो कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। अगर आप अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग सूत्र
नहीं याद रखना चाहते तो आप एक ही इसी सूत्र को याद रखिए। मोल के लिए अलग नहीं रखना चाहते, गैसों के लिए अलग नहीं रखना चाहते, आयनों के लिए अलग नहीं रखना चाहते, अणुओं के लिए अलग फार्मूला नहीं याद रखना चाहते, परमाणुओं के लिए अलग फार्मूला नहीं याद रखना चाहते, तो आप एक ही फार्मूले को माइंड आउट कीजिए, कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या गुणे मोलर द्रव्यमान। अगर आप इसे निकालेंगे तो डायरेक्ट आपको मोलों की संख्या निकल जाएगी। ध्यान देते हैं, हम लोगों को अवगाद्रो संख्या हमने पढ़ी, मोलों की संख्या निकालने का सूत्र पढ़ा, हमने सारे टर्म से रिलेटेड पढ़े। अब उनपे हमें क्वेश्चन लगाने हैं जो कि आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लास 9 यूबी बोर्ड में 3rd चैप्टर के लिए आपका जो ये क्वेश्चंस हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। ध्यान दीजिए, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपके पास हीलियम के 12 ग्राम परमाणु हो, 12 ग्राम अणु हो, 12 ग्राम अगर हीलियम है आपके पास, तो उसमें आपको बताना है कि उसमें कुल कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले तो हम हीलियम का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 यूनिफाइड मास होता है। तो 4U हमने लिखा, कोई दिक्कत? आपको 4U होगा। हाइड्रोजन का पूछता तो 1, कार्बन का पूछता तो 12, ऑक्सीजन का पूछता तो 16 यूनिफाइड मास है। तो इसीलिए हीलियम का कितना हो गया? 4। हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो इसलिए हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 यूनिफाइड मास है, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर हीलियम का द्रव्यमान बटे हीलियम का मोलर द्रव्यमान। मोलों की जब भी संख्या आपको निकालनी हो तो हीलियम, तो 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या पता नहीं है, तो हीलियम का द्रव्यमान बटे हीलियम का मोलर द्रव्यमान। हीलियम का द्रव्यमान 12 है और हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम है। यही यूनिफाइड मास ही ग्राम में बदल जाता है, ये हम लोगों ने बात किया था। तो ये 4 ग्राम हो गया। 4 से हम 52 को डिवाइड किए तो कितने मोल आए? 13। यानी 52 ग्राम हीलियम परमाणु में कुल कितने मोल होंगे? 13 मोल होंगे। और 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? उसे अवगाद्रो संख्या कहते हैं। 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु, 23 कण, 23 आयन, जो भी कहा जाए। अब देखिए, करा 24 ग्राम कार्बन परमाणु, कार्बन में परमाणुओं की संख्या बतानी है। अभी मोल पूछा था, अब हमसे परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान निकालें। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12U हो जाएगा, 12 यूनिफाइड मास हो जाएगा। इसको मोलर द्रव्यमान में जब हम बदलेंगे तो इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान अगर हम बात करेंगे तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यही यूनिफाइड मास हटा करके क्या लगा देंगे? हम ग्राम लगा देंगे, तो ये 12 ग्राम हो गया। सबसे पहले तो हम निकालेंगे मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए कार्बन के ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या, तो कितने मोल आएंगे? अभी हम लोगों ने बात किया हीलियम का था, तो हीलियम का द्रव्यमान बटे हीलियम का मोलर द्रव्यमान। तो ऐसे ही कार्बन का द्रव्यमान बटे कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का द्रव्यमान 24 आया है, क्यों? 24 ग्राम में कह रहा है ना। और आपका ग्राम परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 से 24 में भाग देंगे तो ये कुल कितने मोल आ गए? 2 मोल। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है 6.022 गुणे 10⁻23, तो कितने मोल हमारे पास हैं? 2 मोल। 1 मोल में 6.022 गुणे 10⁻23, तो 2 मोल में कितना होगा? तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 1.2044 गुणे 10⁻24। यही है। तो 24 ग्राम में कुल कितने परमाणु होंगे? 1.2004 गुणे 10⁻24। यानी कभी भी अगर आपको क्या करता है, ग्राम देता है, परमाणु द्रव्यमान देता है, या नॉर्मल तौर पर आपको किसी टर्म को देता है, तो सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल निकालने के बाद मोल जब हमें पता चल जाएगा तो अवगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कुल कितने परमाणु हैं, चाहे कुल कितने अणु हैं, चाहे कुल कितने आयन हैं, या कुल कितने कण हैं। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए इसी का अपोजिट हो गया है। अब आपको क्या दे रखा है? परमाणु दे रखा है 2.4088 गुणे 10⁻24 परमाणु दे रखा है। पूछ रहा है बताइए कुल कितने मोल होंगे। तो ध्यान दीजिए
चूंकि एक मोल में इतने कण होते हैं तो इसलिए परमाणुओं में मोल की संख्या बराबर दी गई परमाणु संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। तो दी गई परमाणु संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। तो दी गई परमाणु संख्या ये जो अवगाद्रो संख्या है ये 2.4088 है। ये जो है 2 ये आपका यहाँ नोटिंग में गलती हुई है। हम सबसे पहले जब इसको हम निकालेंगे तो जरा ध्यान दीजिए ये क्या होगा। जब हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, दी गई परमाणु संख्या हमारी कितनी है, दी गई परमाणु संख्या 2.4088 गुणे 10 पर पावर 24 है। और अवगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 गुणे 10 पर पावर 23। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है आपका 10 पर पावर इसके टर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये ठीक लगभग में जब हम इसको निकालेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो लगभग में ये कितने मोल के बराबर आएगा, लगभग में ये आपके 4 मोल के बराबर आएगा। आप डिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि 24 है तो इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1 जीरो अगर आपका यहाँ बढ़ेगा तो 6 चौको 24 तो लगभग 4 मोल आएगा। 6 का 24 में भाग देंगे क्योंकि नीचे 23 है और ऊपर 24 है तो 1 जीरो अगर हम इधर बढ़ा देंगे तो ये लगभग 24 हो जाएगा और 6 से 24 में भाग देते हैं कितना आता है 4 मोल। तो कुल कितने मोल 2.4088 गुणे 10 पर पावर 24 हाइड्रोजन परमाणु में कुल कितने मोल होंगे 4 मोल होंगे। अब बात करते हैं कि अब आपका दिया है 3.011 गुणे 10 पर पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब बताना है द्रव्यमान। अभी हमारा परमाणुओं की संख्या दिया था तो मोल पूछा था, अब हमें द्रव्यमान बताना है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो हम मोल निकालेंगे। सबसे पहले CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालें तो CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन का मोलर द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 32 ये तो 32 और 12 हो जाएगा आपका 44। तो टोटल 44 यूनिफाइड मास आएगा। अच्छा अणुओं की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। अणुओं की संख्या के लिए सेम वही बात जैसे परमाणुओं के मोल की संख्या निकालने के लिए दी गई परमाणु संख्या बटे अवगाद्रो संख्या, तो ऐसे ही दी गई कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या। तो जब हम दी गई कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या निकाले हैं तो कितना आया हमारा लगभग 0.5 मोल आया है। यह 0. कितना है 5 मोल। 6 से अगर आप इसी टर्म की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा लगभग। ये 3 है और ये इसका ठीक दुगना तो 1/2 हो जाएगा। 10 पर पावर 23 से 10 पर पावर 23 कट गया और ये ठीक इसका दुगना है, ये इसे 2 बार में कट गया, ऊपर 1 आ गया, 2 से 1 में भाग देंगे 0.5 मोल आएगा। अच्छा द्रव्यमान CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा, मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान गुणे मोलों की संख्या बराबर हीलियम का द्रव्यमान। ऐसे ही देखिए यहाँ ग्राम परमाणु द्रव्यमान का परमाणु में मोलों की संख्या गुणा कराएंगे तो कार्बन का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो इसलिए जब हम इसे CO2 का द्रव्यमान निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान में मोल की संख्या क्या कर देंगे गुणा करा देंगे, यानी टोटल इतने कार्बन 3.011 गुणे 10 पर पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड में कुल कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा 22 ग्राम। 22 ग्राम में आपका 3.011 गुणे 10 पर पावर 23 कण होंगे। अब निम्नलिखित में कणों की संख्या प्राप्त करनी है। अगर मोल दिया है तो बहुत आसान कर दिया, लेकिन अगर मोल नहीं दिया है तो मोल पहले निकालेंगे और अवगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे गुणा करा देंगे। जब भी आपसे कणों की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या क्या है, अणुओं की संख्या क्या है, कणों की संख्या क्या है, आयनों की संख्या क्या है, तो मोल निकालिए और मोल में किसका गुणा करा दीजिए अवगाद्रो संख्या का, तो आपको परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगा। देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 40 U है तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा। U हटा करके ग्राम लगा देते हैं बस। तो मोलों की संख्या 100 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा 2.5 यानी 2.5 मोल है। तो 100 ग्राम कैल्शियम में कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे अवगाद्रो संख्या। जब आपको मोल पता चल जाएगा, जब भी आपको मोल पता चल जाए तो मोल में
हम क्या कर देंगे, मोल में अवगाद्रो संख्या से गुणा करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल कितने परमाणु हैं। तो 1.5055 गुणे 10 पर पावर 23 परमाणु है। तो 100 ग्राम कैल्शियम में कुल कितने परमाणु हो जाएंगे, 1.5055 गुणे 10 पर पावर 23। अब 0.3 ग्राम 0.3 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, क्या इसमें मोल निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हमको मोल पहले से ही दे रखा है। जब मोल हमारा पहले से ही दे रखा है तो मोल का डायरेक्ट हम अवगाद्रो संख्या में गुणा करा देंगे। 0.3 का गुणा अवगाद्रो संख्या में करा देंगे तो हमें परमाणुओं की संख्या पता चल जाएगी, कणों की संख्या पता चल जाएगी, आयनों की संख्या पता चल जाएगी, अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कि या तो कणों की संख्या दे देगा, या द्रव्यमान दे देगा, या परमाणु द्रव्यमान दे देगा, कुछ भी देगा, अगर आपसे कणों की संख्या कहे, परमाणुओं की संख्या कहे, अणुओं की संख्या कहे, आयनों की संख्या कहे, कणों की संख्या कहे, तो आपको सीधा क्या करना है, मोल निकालना है और मोल निकाल के अवगाद्रो संख्या में गुणा करा देना है। आपको पता चल जाएगा कि कण कितने हैं, अणु कितने हैं, परमाणु कितने हैं और आयन कितने हैं। एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 60 ml क्लोरीन का द्रव्यमान की गणना करनी है। 60 ml क्लोरीन का द्रव्यमान की गणना करनी है कब, एसटीपी पर। अच्छा, क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, Cl2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो Cl2 का आणविक द्रव्यमान क्लोरीन कितना है, 2 है। तो एक क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 35.5 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 71। अच्छा, हम जानते हैं कि 1 मोल क्लोरीन बराबर Cl2 का ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर कितना, 71 ग्राम। यानी टोटल कितना ग्राम, 1 मोल में कितने ग्राम हुआ है, 71 ग्राम। तो 1 मोल का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। ये आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि एसटीपी पर कितना लीटर द्रव्यमान का आयतन लिया जाता है, तो 22.4 लीटर लिया जाता है। 22.4 लीटर को जब एमएल में बदलेंगे तो आप गुणा करा देंगे, तो आपका लीटर को जब बदलेंगे तो 1000 से गुणा कराएंगे तो 22,400 ml आ जाएगा। तो 22,400 ml, तो एसटीपी पर Cl2 के 22,400 ml का द्रव्यमान कितना है, 71 है। तो इसलिए 60 ml पर कितना हो जाएगा, 22,400 पर 71 है, तो 60 पर कितना हो जाएगा, तो 71 बटा 22,400 गुणे 60, यानी टोटल कितना ग्राम आएगा, 0.19 ग्राम आएगा। यानी सोचिए 22,400 ml पर अगर 71 ग्राम होता है तो आपका 60 ग्राम पर वाकई बहुत कम आएगा, क्योंकि 22,400 पर आपका 71 ग्राम है, तो 60 ml पर कितना हो जाएगा, तो 60 ml पर बहुत कम द्रव्यमान एसटीपी पर आयतन हो जाएगा उसका 0.19 ग्राम एसटीपी पर 60 ml में आएगा। यानी इसका यह बात समझ रहे हैं कि 60 ml क्लोरीन को जब आप मेजर करेंगे तो कितना ग्राम बताएगा, वो 1.9 ग्राम बताएगा 60 ml एसटीपी पर।